नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जो 2019 में जब पहली बार सामने आया तो एक मजाक या एक अजीब खबर की तरह लगा था। लेकिन हमारे सोर्सेस की गहराई में जाने पर पता चलता है कि असल में ये 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स की एक बहुत ही गंभीर और उलझी हुई कहानी है। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की और अमेरिका की उसे खरीदने की कोशिश के बारे में। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इस पूरे मामले की परतें खोलता है और ये साफ करता है कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक अचानक आई सनक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे आर्कटिक की बदलती ज्योग्राफी है, चीन और रूस के साथ बढ़ता कंपटीशन, भविष्य के बेशकीमती संसाधनों की लड़ाई और नेशनल आइडेंटिटी की गहरी भावनाएं छिपी हुई हैं। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि दुनिया के नक्शे पर एक बर्फीला, दूर दराज का किनारा माना जाने वाला ग्रीनलैंड अचानक ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सेंटर स्टेज कैसे बन गया। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। बिल्कुल बेतुका। हाँ, लेकिन ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्या ये आइडिया वाकई इतना नया और बेतुका था जैसा उस वक्त लग रहा था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये आइडिया बिल्कुल भी नया नहीं था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की किताबों में मतलब दशकों से दबा एक पुराना चैप्टर था। दशकों से? हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद 1946 में अमेरिका ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड के लिए $100 मिलियन सोने में देने की पेशकश की थी। $100 मिलियन 1946 में? आज के हिसाब से तो ये अरबों डॉलर होंगे। कई अरब डॉलर। लेकिन उस वक्त अमेरिका को अचानक ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों हुई? वॉर तो खत्म हो चुकी थी। वॉर खत्म हुई थी लेकिन कोल्ड वॉर शुरू हो रही थी। अच्छा। उस वक्त के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बर्न्स को डर था कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल नहीं जमाया तो सोवियत संघ उस स्ट्रेटेजिक वैक्यूम को भर देगा। राइट। वो इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। तो ये डर तब भी था और आज भी है। हालांकि डेनमार्क ने तब भी साफ मना कर दिया था। लेकिन डील नहीं हुई तो भी अमेरिका ने वहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस तो बनाई ली थी। हाँ, वो अधिकार उन्होंने हासिल कर लिया और यहीं से थूले एयरबेस की कहानी शुरू होती है। थूले एयरबेस? हाँ, बिल्कुल। कोल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू मतलब आसमान छूने लगी। अमेरिका ने वहां थूले एयरबेस बनाया जिसे आज पिटोफिक स्पेस बेस कहते हैं। और ये सोवियत संघ की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स पर नजर रखने के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था। एक क्रूशियल अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये अमेरिका की पहली डिफेंस लाइन थी। तो ग्रीनलैंड हमेशा से एक तरह की दोहरी हकीकत में जीता आया। हाँ, पॉलिटिकली वो यूरोपियन है, डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन मिलिट्रीली और स्ट्रेटेजिकली वो यूएस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो 2019 का प्रपोजल असल में इतिहास का दोहराव था। बस किरदार और वजह थोड़ी बदल गई थी। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ एक बड़ा सा बर्फीला द्वीप नहीं है, इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, पर इसकी अहमियत इसकी पॉपुलेशन या इकोनॉमी में नहीं बल्कि इसके भूगोल में है, इसकी ज्योग्राफी में है। ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक ओशन के बीच एक जियो स्ट्रेटेजिक पुल की तरह है। अब तक ये बर्फ से ढका था, लेकिन अब वो बर्फ पिघल रही है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ का पिघलना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल रहा है। नॉर्दर्न सी रूट और ट्रांसपोलर रूट जैसे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। और ये रास्ते एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को हजारों किलोमीटर कम कर सकते हैं। सुएज कैनाल का एक नया ऑल्टरनेटिव। एग्जैक्टली। और जो देश ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो इन नए समुद्री रास्तों पर नजर रख सकता है, आर्कटिक सर्वेलेंस पर हावी हो सकता है और पूरे हाई नॉर्थ रीजन में अपना दबदबा बना सकता है। तो ये 21वीं सदी का नया स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बनने की क्षमता रखता है। और आपने जो मिलिट्री डायमेंशन की बात की वो आज कोल्ड वॉर से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वो कैसे? देखिए, पिटोफिक स्पेस बेस आज भी अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक की नोट है। राइट। लेकिन आज खतरा सिर्फ पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स का नहीं है। रूस अपने हाइपरसोनिक वेपन्स और नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन्स को आर्कटिक में डिप्लॉय कर रहा है। और वो अपने कोल्ड वॉर एरा के मिलिट्री बेसिस को फिर से एक्टिव कर रहा है। हाँ, तो ऐसे में ग्रीनलैंड में मौजूद ये बेस अमेरिका के लिए नॉर्थ अमेरिका को मतलब उत्तर की तरफ से डिफेंड करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लिए ग्रीनलैंड को खरीदने का मतलब था डेनमार्क की सॉवरेनिटी से जुड़ी कानूनी बाधाओं से छुटकारा पाना।
और नेटो कोऑर्डिनेशन में होने वाली देरी से भी। मतलब वो जब चाहे जैसे चाहे इस बेस का इस्तेमाल कर सकते थे बिना किसी से पूछे। हाँ, ये सीधे सीधे अमेरिका की अपनी धरती की सुरक्षा का सवाल था। जब आप इसे इस नजरिए से देखते हैं तो ये प्रपोजल एक रियल एस्टेट डील कम और एक हार्डकोर नेशनल सिक्योरिटी मूव ज्यादा लगता है। ये जमीन खरीदने के बारे में नहीं था। नहीं, ये आर्कटिक में अपना दबदबा हमेशा के लिए सीमेंट करने के बारे में था। और इस आर्कटिक ग्रेड गेम में सिर्फ अमेरिका और रूसी नहीं है। नहीं। एक और बड़ा खिलाड़ी है जो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, चीन। और सोर्सेस के मुताबिक चीन का एंगल ही शायद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर था। अगर इसे हम बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अमेरिका के लिए चीन का आर्कटिक में बढ़ता इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। राइट। चीन ग्रीनलैंड के माइनिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो वहां एयरपोर्ट्स बनाना चाहता था, पोर्ट्स में हिस्सेदारी चाहता था। लेकिन नियर आर्कटिक स्टेट का तो कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, राइट? कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। चीन तो आर्कटिक सर्कल से हजारों किलोमीटर दूर है। क्या ये चीन की तरफ से सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पावर प्ले है? ये एक पावर प्ले ही है, लेकिन ये इकोनॉमिक पावर प्ले है जो पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस में बदल सकता है। अच्छा। यूएस इंटेलिजेंस को डर था कि चीन की ये इकोनॉमिक प्रेजेंस धीरे धीरे पॉलिटिकल लेवरेज बन जाएगी और ये पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचिए, अगर चीन का कोई रिसर्च वेसल जो असल में एक स्पाई शिप हो ग्रीनलैंड के पोर्ट पर डॉक करने लगे, तो वो यूएस ईस्ट कोस्ट और नॉर्थ अटलांटिक में नेटो की नेवल मूवमेंट्स पर आसानी से नजर रख सकता है। बिल्कुल। तो ट्रम्प का प्रपोजल चीन को इस अहम रीजन में घुसने से रोकने का एक प्री एम्प्टिव मूव था। हाँ, इससे पहले कि चीन यहाँ अपने पैर जमाए, हम इसे खरीद ही लेते हैं। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में एक दिलचस्प एनेक्डोट भी है। 2018 में एक चीनी सरकारी कंपनी ने ग्रीनलैंड में 3 एयरपोर्ट्स बनाने का ठेका लगभग जीत ही लिया था। अच्छा। लेकिन आखिरी वक्त पर डेनमार्क ने यूएस के दबाव में आकर उस डील को रोक दिया और खुद फंडिंग देने का फैसला किया। तो ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे ये लड़ाई काफी पहले से चल रही थी। बहुत पहले से। और फिर बात आती है उस खजाने की जो बर्फ के नीचे दबा है। बर्फ पिघलने से ग्रीनलैंड में दबे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, जिंक और तेल गैस जैसे खनिजों तक पहुंचना आसान हो गया है। ये तो जैसे एक नई गोल्ड रश की शुरुआत है। और ये कोई मामूली खजाना नहीं है, खास तौर पर रेयर अर्थ्स। राइट। ये 17 एलिमेंट्स आज की हाईटेक इकोनॉमी की रीढ़ हैं। आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज और F-35 फाइटर जेट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब में इनका इस्तेमाल होता है। हाँ। और इस वक्त रेयर अर्थ्स की ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का पूरी तरह से दबदबा है। हाँ, चीन दुनिया के 80% से ज्यादा रेयर अर्थ्स को प्रोसेस करता है। अब सोचिए, अगर अमेरिका अपने सबसे एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर के लिए अपने सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक राइवल पर निर्भर हो, तो ये कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। अमेरिका इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। तो ग्रीनलैंड को खरीदना या कम से कम उस पर वेस्टर्न कंट्रोल सुनिश्चित करना अमेरिका को चीन पर अपनी ये निर्भरता कम करने का एक सीधा रास्ता देता। और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी मटेरियल्स को सिक्योर करने का भी। तो एक तरफ इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक खजाना और दूसरी तरफ ये सौदा पब्लिकली इतनी बुरी तरह से फेल हो गया। ये दोनों बातें एक साथ फिट नहीं होती। अगर स्ट्रैटेजिक लॉजिक इतना मजबूत था तो आखिर पॉलिटिकल लेवल पर गड़बड़ कहाँ हुई? इसकी वजह थी जमीनी हकीकत, जिसे शायद ट्रम्प का रियल एस्टेट वाला नजरिया समझ नहीं पाया। मतलब पहली बात तो ये कि आप 21वीं सदी में किसी डेमोक्रेटिक देश से उसकी जमीन खरीदने की बात नहीं कर सकते। राइट। डेनमार्क के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना नेशनल सॉवरेनिटी पर हमले जैसा था। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट होता जो वो कभी सेट नहीं करना चाहते थे। उनकी प्रधानमंत्री ने साफ कहा, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। हाँ, और बहुत ब्लंटली कहा। और खुद ग्रीनलैंड के लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि असल में जमीन तो उनकी है। और ये इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। ग्रीनलैंड आज डेनमार्क के अंदर एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस टेरिटरी है। उनकी अपनी सरकार है, अपनी संसद है। बिल्कुल। और वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स खुद संभालते हैं। उनकी एक मजबूत कल्चरल आइडेंटिटी है। दशकों से वो डेनमार्क से और ज्यादा आज़ादी और शायद एक दिन पूरी तरह से इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में एक औपनिवेशिक शक्ति, एक कॉलोनियल पावर से निकलकर दूसरे के हाथ बिक जाने का आइडिया, ये तो उनके लिए अपमानजनक रहा होगा। अपमानजनक से भी कहीं ज्यादा उनके लिए ये प्रस्ताव न्यू कॉलोनियलिज्म जैसा था। एक नई तरह का उपनिवेशवाद। हाँ, वो अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी और पहचान खोने से डरते थे। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है
कि क्या आज के दौर में सोवरेनिटी और नेशनल आइडेंटिटी को पैसों से तोला जा सकता है? ट्रंप का हर चीज को एक जमीन जायदाद के सौदे की तरह देखने का नजरिया इन गहरी भावनाओं, इतिहास और पहचान की राजनीति से टकराकर टूट गया। वो इसे एक ट्रांजैक्शन समझ रहे थे। जबकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लिए ये आइडेंटिटी का सवाल था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन द एंड? सौदा तो नहीं हुआ और ट्रंप ने गुस्से में अपनी डेनमार्क की यात्रा भी रद्द कर दी। हाँ, वो भी हुआ। तो क्या इसका कोई असर हुआ या ये बस एक खबर बनकर रह गया? नहीं, ये सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रहा। भले ही अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद नहीं पाया, लेकिन इस घटना ने यूएस के कई स्ट्रेटेजिक गोल्स को एक्सेलरेट कर दिया। अच्छा, ये एक तरह से वॉशिंगटन, कोपेनहेगन और नूक, जो ग्रीनलैंड की राजधानी है, तीनों के लिए एक वेकअप कॉल था। वेकअप कॉल किस तरह का? अमेरिका को एहसास हुआ कि उसे आर्कटिक में और ज्यादा एक्टिवली प्रेजेंट रहने की जरूरत है। इस प्रपोजल के फेल होने के तुरंत बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड के नूक में अपना कॉन्सुलेट फिर से खोला, जो दशकों से बंद था। हाँ, और उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक एड पैकेज भी अनाउंस किया, जो माइनिंग और टूरिज्म जैसे नॉन मिलिट्री सेक्टर्स पर फोकस करता था। तो ये चीन के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का एक सॉफ्ट पावर तरीका था। बिल्कुल। और डेनमार्क और नेटो पर इसका क्या असर हुआ? डेनमार्क को भी समझ आया कि वो आर्कटिक को और नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने भी अपना आर्कटिक डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाया और ग्रीनलैंड पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। और नेटो? नेटो ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स में आर्कटिक डिफेंस को एक बड़ी प्रायोरिटी बनाना शुरू कर दिया। तो एक तरह से ट्रंप के इस भद्दे और फेल्ड प्रपोजल ने वो कर दिखाया जो शायद सालों की डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं कर पाती। मतलब बिना ओनरशिप के ही ग्रीनलैंड में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत हो गई। हाँ, और उसने उसके एलाइज को आर्कटिक की हकीकत के प्रति जगा दिया। तो ये पूरा एपिसोड एक सिग्नल था इस बात का कि क्लाइमेट चेंज, ग्रेट पावर राइवलरी और ज्योग्राफी मिलकर ग्लोबल पॉलिटिक्स को कितनी तेजी से बदल रहे हैं। बिल्कुल। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, लेकिन उसका जियोपॉलिटिकल वजन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की इस गहरी छानबीन से ये साफ है कि ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव सिर्फ एक राष्ट्रपति की सनक नहीं थी, बल्कि ये आर्कटिक, चीन, रूस और भविष्य के संसाधनों को लेकर अमेरिका की गहरी स्ट्रेटेजिक सोच का एक बहुत ही सीधा साधा और शायद जरूरत से ज्यादा ब्लंट एक्सप्रेशन था। हाँ, ये जमीन के बारे में उतना नहीं था जितना फ्यूचर पावर के बारे में था। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे आर्कटिक के नए रास्ते और संसाधन दुनिया के लिए खुलेंगे, क्या हमें संप्रभु क्षेत्रों मतलब सॉवरेन टेरिटरीज के लिए ऐसे और रियल एस्टेट डील्स देखने को मिलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या दुनिया के देश इन नए स्ट्रेटेजिक स्पेसेस को मैनेज करने के लिए कोई नया कोलैबोरेटिव रास्ता खोजेंगे? और इस नई ग्रेट गेम में ग्रीनलैंड जैसे छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश बड़ी ताकतों के बीच अपनी आजादी और पहचान को कैसे बचाए रखेंगे?